अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक रिलेटेड टू मैक्सवेल्स इक्वेशंस। लेकिन मैक्सवेल्स इक्वेशंस या इससे रिलेटेड जो कुछ भी हम पढ़ेंगे इस सब का ताल्लुक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चले जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बैकग्राउंड की तरफ। सो उस तरफ हमें जाने से पहले और इसके बाद क्या क्या होता है, मैक्सवेल इक्वेशंस कैसे आती हैं, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे बेसिक इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। यानी जो चीज़ें हम प्रीवियसली अपने चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं कि गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म की जब हम बात करते हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो वो क्या होता है। इसी तरीके से फिर हमें फैराडे लॉ होता है, फिर हमारे पास आता है एम्पेयर्स लॉ। ये 4 बेसिक्स आपके पास इक्वेशंस होती हैं जिनकी सिमिलैरिटीज़ और नॉन सिमिलैरिटीज़ को हम कर देखते हैं, इनके फिजिकल फीचर्स को हम जो है वो स्टडी करते हैं। नॉर्मली हम अपने प्रीवियस चैप्टर में बहुत डिटेल में हम इनको पढ़ के आ चुके हैं, इनकी एप्लीकेशंस को हमने पढ़ा है, इनकी इम्पोर्टेंस को हमने डिस्कस किया है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ किस चीज़ पे हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं और कहाँ से इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड इसका क्या है, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं। अब हम जो बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं, अब हम इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी पूरा असल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो जिस पर बेस्ड करती है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी हमारे पास इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। तो उससे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है जनरेट होती हैं। लेकिन उन सब की चीज़ों पे जाने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं और इनका असल बेसिकली ये डिफरेंट क्यों है एक दूसरे से। जैसे कि मैंने आपसे बात की, हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं इन लॉज का और इनकी एप्लीकेशंस का, और इसका बहुत सारे मीनिंगफुल नॉन सिमिलैरिटीज़ होती हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। लेकिन इनके मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती है। अब तक जो हमने स्टडी किया है अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, हमने नॉन सिमिलैरिटीज़ देखी। अब हम इसकी जो है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ पे कुछ similarities को डिस्कस करेंगे. We now check the similar behavior of them by considering the basic questions of electromagnetism. To place to a region of a space in which electric and magnetic field occurs, but there are no charges of current. यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम वो सिमिलर एक जैसे बिहेवियर्स को देख रहे हैं इन बेसिक इक्वेशंस के दरमियान जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है। यानी हम अगर किसी भी रीजन में, किसी भी स्पेस में, यहाँ पर हम जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अकर तो हो यानी मौजूद तो है, वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, बट वहाँ पर ना तो करंट है ना तो चार्जेस है। ये कैसे मुमकिन है कि अगर कोई चार्जेस और कोई करंट मौजूद ना हो तब भी उस स्पेस में, उस रीजन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का लाजमी होना ज़रूरी है क्या? तो हमने एक रीजन कंसिडर कर लिया और उस रीजन के क्लोज सरफेस को हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये पार्ट हमने ले लिया। अब हम उस रीजन के क्लोज सरफेस पे हम क्या करेंगे, गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे, और वो गॉसेस लॉ जो कि हमें बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का बता रहा होता है। हम ये बात जानते हैं कि अगर हम सरफेस की बात कर रहे हैं और वहाँ पर अगर हम कोई भी क्लोज सरफेस दे रहे हैं तो क्लोज इंटीग्रल सरफेस ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें जो हमारे पास जो ये इक्वेशन है, ये वाली जो बेसिकली इक्वेशन है हमारे पास, फाई ई डॉट डी ए इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट वेक्टर एरिया डिफरेंशियल ऑफ वेक्टर एरिया इज इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 क्यों आ रहा है? ये इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि आपके पास अगर कोई भी सरफेस लेंगे, आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है असल में, फ्लक्स कहता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कहता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये पूरा फैक्टर यानी
ई डॉट डी ए का जो ओवर एक क्लोज सरफेस जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है वो इक्वल्स टू 0 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम सरफेस की बात कर रहे हैं, और अगर थ्रू सरफेस हम अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, इसका मतलब है उस सरफेस में से कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या होगा, थ्रू आउट द सरफेस यानी थ्रू एनी क्लोज सरफेस हमारे पास टोटल फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी हमारे पास कुछ ऐसा ही होता है कि अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, मैग्नेटिक फ्लक्स में भी ऐसे ही होता है कि आपके पास 0 हो जाता है। Over any closed surface, the surface integral of electric and magnetic field are equals to 0. यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि अगर आप कोई भी क्लोज सरफेस की आप बात करेंगे और वहाँ पर आप ले रहे हैं उन सरफेस का इंटीग्रल फॉर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आपके पास इक्वल्स टू 0 आया। बट वाई? Because the surface does not contain any charge or magnetic force, because उस सरफेस पे कोई चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस से कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है, लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करें हम या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करें, वहाँ पर इन दोनों में से कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। दीज टू इक्वेशंस हैव सिमिलर फॉर्म। तो अगर हम देखें तो ये दोनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड है उन दोनों की सिमिलर फॉर्म है, यानी इक्वल्स टू 0 है, which produces an important symmetry between electric and magnetic field, जो कि हमें क्या बता रही है, एक खास चीज बता रही है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि वो हमें एक जैसी इम्पॉर्टेंट सिमेट्री जो है बिटवीन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी अगर हमारे पास सरफेस पे कोई चार्ज और कोई मैग्नेटिक पोल्स मौजूद नहीं होंगे, कोई चार्ज और कोई मैग्नेटिक पोल्स मौजूद नहीं होंगे, आई एम अंडरलाइन दिस। सो इसका मतलब है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर 0. Now we select an enclosed path in this region and apply Faraday's and Ampere's law. अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यानी गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड हमने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम वही क्लोज पाथ को सिलेक्ट कर रहे हैं उस रीजन में, और वहां पर हम देखना चाह रहे हैं कि हम जो फैराडे लॉ या एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है। एम्पेयर्स लॉ हमें ये बता रहा है इस इक्वेशन में कि आपके पास ई डॉट डी एस का डॉट प्रोडक्ट ओवर इनक्लोज सरफेस ये बराबर है नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि अगर किसी क्लोज सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वहाँ पर मौजूद है यानी चार्जेस मौजूद हैं तो वहाँ पर जो है करंट गुजरेगा। तो वहाँ पर क्योंकि फैराडे लॉ हमें क्या कहता है, फैराडे लॉ हमें ये कह रहा होता है कि अगर आपके पास वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूद होने के कारण वहाँ पर करंट पास होगा, उस करंट के पास होने से जो दूसरा कॉइल होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आ रहा होगा उसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा। अब उसकी फ्लक्स में चेंज आया है, इसका मतलब है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यानी कहने का मतलब है कि आपने एक कॉइल लिया, उस कॉइल को आपने क्या किया कि आपने उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी से जब करंट पास हुआ तो वो करंट जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इटसेल्फ जो कॉइल है वहाँ तक जब वो करंट पहुँचेगा तो वो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की बचा रहेगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो जो उस कॉइल है उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से वहाँ पर एक और हमारे पास क्या होगा, करंट प्रोड्यूस्ड होगा, लेकिन वो इंड्यूस्ड करंट होगा, और वो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, उस फ्लक्स को अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंथ। इसी तरीके से एम्पेयर्स लॉ में हमें बता रहे होते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर हमारे पास ये चीज़ 0 हो रही है, लेकिन क्यों 0 हो रही है ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमने ये चीज़ें देखी कि चारों इक्वेशन में से ऊपर की 2 इक्वेशंस हमारे पास सिमिलर है,
लेकिन बाकी एम्पेयर्स लॉ और फैराडे लॉ जो क्लोज सरफेस की हम बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास ये इक्वल्स टू 0 नहीं आ रही। The symmetry between electric field and magnetic field was shown in equation 1 and 2 seems to be disappearing. यानी अगर हम देखें सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में तो वो डिसअपियर है, मिसिंग है। seems to be was shown यानी जो सिमेट्री हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हमें इक्वेशन 1 और 2 में मिल रही है, लेकिन इक्वेशन 3 और 4 में वो डिसअपियर है, वहां पर हमें सिमिलरिटी नहीं दिख रही, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल्स टू 0 है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है जो कि फैराडे लॉ है और एम्पेयर्स लॉ है, उसमें हमें सिमिलरिटीज उन दोनों इक्वेशन के दरमियान की सिमिलरिटीज हमें नहीं दिखी। तो फैराडे लॉ हमें ये बता रहा है कि टेल अस दैट there is a changing magnetic field setups and electric field, यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इन दिस रीजन जहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, ठीक है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इट्सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो इट्सेल्फ वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज प्रोड्यूस करेगा। बट इज इट पॉसिबल, क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आए और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, या मैं ये कहूँ दूसरे लफ्जों में कि ये ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में चेंज प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास पैदा हो जाए। सो दिस क्वेश्चन पहले हमारे सबके जहन में सवाल आते थे, लेकिन ये क्वेश्चन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और आगे हम गए। तो एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, जिसको हम जानते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से याद करते हैं। तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था जिसने इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम डेवलप किया था और उसकी एग्जैक्ट एक्यूरेशन जो है उसने रिजल्ट हमें दिए थे जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं। जो मिसिंग टर्म्स हैं आपके पास एम्पेयर्स लॉ में, उसको किस तरीके से रिस्टोर किया जाए और उसकी सिमिलैरिटीज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या है फैराडे और एम्पेयर्स लॉ में, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास हमें मैक्सवेल्स इक्वेशन को समझना जरूरी है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो चीज़ें हमारे पास मिसिंग थी एम्पेयर्स लॉ में और उसकी मदद से हम रिस्टोर कर सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कि फॉर एम्पेयर्स एंड फैराडे लॉ है, उनकी सिमिलैरिटीज़ को हमें अगर रिस्टोर करना है तो हमें एम्पेयर्स लॉ में जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको फाइंड करने के लिए हमें मैक्सवेल्स के एक्यूरेट रिजल्ट को देखना पड़ेगा और उनको समझने के बाद ही हम डिसाइड कर सकेंगे कि असल में इनके दरमियान कोई सिमिलैरिटी है और अगर है तो वो क्या है। The additional term is responsible for the existence of electromagnetic waves which Maxwell was able to deduce from his theory। यानी अब इसके बाद जब हम मैक्सवेल्स इक्वेशन की तरफ जाएंगे तो उससे पहले कुछ टॉपिक्स है जिसे हमें पढ़ना होगा, क्योंकि उससे हमें अंडरस्टैंड करने में पता चलेगा कि आपके पास क्या चीज़ें हैं, क्या टर्म्स जो हैं जो कि मिसिंग है हमारे पास ये फैराडे और एम्पेयर्स लॉ में। उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि वाकई जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए किन चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, लेकिन अब जब हम बात करें हैं मैक्सवेल्स की, तो मैक्सवेल्स की जब डेवलपमेंट हो गई, मैक्सवेल्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोड्यूस हो गई, तो उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस टाइप की वेव्स हैं उसके बाद हमारे पास जो है रेडियो की इन्वेंशन हुई और फिर डायरेक्टली हम गए कम्युनिकेशन सिस्टम की तरफ जिसमें हमारे पास टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स ये सब आ जाता है। हमारा ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स हैं, रडार सिस्टम्स है और किस तरीके से हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क बैठे इंटरनेट, हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम है, इन तमाम की इन्वेंशन, इन तमाम की डिस्कवरी की बेसिक वजह, उन सबके पीछे बैकग्राउंड हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशंस का है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही जनरेट हुई और फिर बाकी चीज़ें हमारे पास एडवांसमेंट आती चली। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, आगे हम नई टॉपिक का फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।